नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की। MIT के शोधकर्ताओं ने क्वांटम कंप्यूटर की सटीकता को बढ़ाने में सक्षम एक नया क्यूबिट सर्किट विकसित किया। भारत और बांग्लादेश ने सुंदरबन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा हानि और क्षति के मुद्दे को विश्व स्तर पर उठाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने भवनों या क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग फ्रेमवर्क पर विनियमन पर परामर्श पत्र जारी किया। ट्राई ने टेराहर्ट्ज रेंज में मांग सृजन को सुगम बनाने के लिए परामर्श पत्र जारी किया। और सुप्रीम कोर्ट ने HIV तथा एड्स रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2017 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA भारत ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की। इंडिया एजिंग रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के सहयोग से तैयार किया गया है। रिपोर्ट में बुजुर्ग आबादी यानी एल्डरली पॉपुलेशन को 60 या 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल आबादी में बुजुर्ग आबादी का अनुपात बढ़ने के 3 जनांकीय परिवर्तन जिम्मेदार हैं। सबसे पहली बात है, प्रजनन दर में गिरावट आई है, मृत्यु दर में कमी आई है और वृद्ध यानी बुजुर्ग लोगों की उत्तरजीविता सर्वाइवल में वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों की संख्या 1.1 बिलियन थी। 2046 तक भारत की कुल आबादी में बुजुर्ग आबादी की संख्या 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या की तुलना में ज्यादा होगी। वर्ष 2050 तक भारत की कुल आबादी में वृद्ध व्यक्तियों की हिस्सेदारी दोगुनी होकर 20.8% हो जाएगी। वृद्ध लोगों द्वारा सामना की जाने वाली कई चुनौतियां हैं, जैसे कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक लंबा जीवन जीती हैं। इसे फेमिनाइजेशन कहते हैं और इसीलिए बुजुर्ग आबादी में विधवाओं की संख्या ज्यादा देखी जाती है। विधवाओं को कई तरह की सामाजिक सांस्कृतिक अपवर्जन और आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ता है। वे दूसरों पर आश्रित हो जाती हैं और जिससे उनके लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। इसके अलावा वृद्ध आबादी का उच्च अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है। इस रिपोर्ट में ऐसा भी कहा गया है कि इस वजह से आय असुरक्षा, पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में कमी और अलगाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट में और भी कई सिफारिशें की गई, जैसे कि सरकारी योजनाओं को लागू करते समय निहित कमियों को दूर करने के लिए सामुदायिक संगठनों की मदद ली जानी चाहिए, निजी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए, बुजुर्गों को ध्यान में रखकर आपदा से निपटने की योजना तैयार करनी चाहिए। बुजुर्गों के कल्याण के लिए कई पहलें भी शुरू की गई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, अटल पेंशन योजना, अटल वयो अभ्युदय योजना आदि। इसके अलावा राष्ट्रीय वृद्धजन नीति 1999 घोषित की गई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ये लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई को स्थापित किया गया। इसे 1956 में स्थापित किया गया था। इस संस्थान को 1970 तक जनसांख्यिकी प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र DTRC के रूप में जाना जाता था। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। MIT के शोधकर्ताओं ने क्वांटम कंप्यूटर की सटीकता को बढ़ाने में सक्षम एक नया क्यूबिट सर्किट विकसित किया है। शोधकर्ताओं ने क्वांटम त्रुटियों का समाधान करने के लिए 2 फ्लैक्सोनियम क्यूबिट्स के बीच एक विशेष कपलिंग एलिमेंट का उपयोग किया है। फ्लक्सोनियम अपेक्षाकृत एक नए प्रकार का सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट है। यह आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट से कहीं ज्यादा समय के लिए काम कर सकता है। इनकी बनावट उन अवांछित बैकग्राउंड अंतरक्रियाओं को दबा देती है जो क्वांटम ऑपरेशंस में त्रुटियां पैदा कर सकती हैं। आज के क्वांटम कंप्यूटर इतने सक्षम नहीं हैं कि वे व्यावसायिक रूप से प्रासंगिक पैमानों पर ऐसी त्रुटियों में सुधार कर सकें। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो ये उन अत्यधिक जटिल समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों का उपयोग करती है, जिन्हें परंपरागत कंप्यूटर्स हल करने में सक्षम नहीं होते हैं। क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूल इकाई है। परंपरागत या क्लासिकल बिट्स का मान एक समय में केवल 0 या 1 हो सकता है, लेकिन क्यूबिट का मान एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकता है। इसीलिए क्यूबिट इम्पोर्टेंट है। ये क्वांटम भौतिकी के 2 सिद्धांतों का उपयोग करता है। एक है सुपरपोजिशन और दूसरा है एंटेंगलमेंट। सुपरपोजिशन प्रत्येक क्यूबिट एक ही समय में 1 और 0 दोनों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। एंटेंगलमेंट यानी कि सुपरपोजिशन में क्यूबिट को एक दूसरे के साथ
कोरिलेटेड किया जाता है, यानी कि एक की स्थिति दूसरे की स्थिति पर निर्भर हो सकती है, चाहे वो 1 हो या फिर वो 0 हो। भारत में शुरू की गई पहल है क्वांटम प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय मिशन। और अगली खबर जैव विविधता से संबंधित है। भारत और बांग्लादेश ने सुंदरबन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा हानि और क्षति के मुद्दे को विश्व स्तर पर उठाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है। भारत और बांग्लादेश के विशेषज्ञों ने ये माना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से सुंदरबन में नुकसान और क्षति हुई है। इसे ग्लोबल कॉमन्स के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सुंदरबन से बहुत कम कार्बन उत्सर्जन होता है, फिर भी ये क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। ग्लोबल कॉमन्स में ऐसे क्षेत्र और उनके संभावित आर्थिक संसाधन शामिल हैं जो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों से बाहर हैं, साथ ही जिन तक सभी देशों की पहुंच है, जैसे कि खुला समुद्र, वायुमंडल, अंटार्कटिका, बाह्य अंतरिक्ष आदि। ग्लोबल कॉमन्स को शासित करने वाला अभिसमय और संधियां हैं संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय अंक्लोज 1982, अंटार्कटिक संधि प्रणाली, बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में राज्यों की गतिविधियों को शासित करने वाले सिद्धांतों पर संधि आदि। सुंदरबन बंगाल की खाड़ी में निचले द्वीपों का एक समूह है। इसका 40% हिस्सा भारत में है और 60% हिस्सा बांग्लादेश में फैला हुआ है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। ये विश्व में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसे सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया है। जीव जंतुओं में यहाँ एस्टुराइन मगरमच्छ, रॉयल बंगाल टाइगर, वाटर मॉनिटर छिपकली, गंगा डॉल्फिन, ऑलिव रिडले टर्टल आदि हैं। इस क्षेत्र को बाढ़, भूकंप, चक्रवात, समुद्र के स्तर में वृद्धि और समुद्र तट के क्षरण के प्रति संवेदनशील है। हानि और क्षति एक पदावली है जिसका उपयोग ये वर्णन करने के लिए किया जाता है कि जलवायु परिवर्तन पहले से ही दुनिया भर में गंभीर और अपरिवर्तनीय प्रभाव पैदा कर रहा है। अगला टॉपिक है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने भवनों या क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग फ्रेमवर्क पर विनियमन पर परामर्श पत्र जारी किया। ये फ्रेमवर्क भवनों के भीतर डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए सेवा की गुणवत्ता में सुधार करेगा। रेटिंग फ्रेमवर्क की जरूरत इसलिए है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाओं का चलन बढ़ने के कारण बाहर की तुलना में घर के भीतर डेटा की खपत के अनुपात में वृद्धि हुई है। भवनों के भीतर डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार और गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। इसका समाधान करने के लिए एक नई विनियामक व्यवस्था की जरूरत है। डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता जैसी नई संस्थाओं की पहचान करने के लिए भी ये फ्रेमवर्क जरूरी है। परामर्श पत्र में कई मुख्य बिंदु दिए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि इसमें कानूनी समर्थन जरूरी है। डिजिटल कनेक्टिविटी के स्तर के आधार पर भवनों की रेटिंग के लिए आदर्श भवन उपनियमों में प्रावधान किए जाने चाहिए। रेटिंग के लिए पात्रता है कि 5000 वर्ग मीटर से अधिक या किसी कानून में निर्धारित सीमा या स्वैच्छिक आधार पर नियत किसी सीमा के तहत बिल्टअप क्षेत्र में निर्मित भवन। अनिवार्य रेटिंग लोक महत्व के सभी नए और मौजूदा भवनों के लिए की गई है जिसमें हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेलवे या मेट्रो और बस स्टेशन शामिल हैं। वहीं अन्य नए भवन जैसे कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित भवनों को छोड़कर इन सभी में रेटिंग अनिवार्य रहेगी। स्वैच्छिक रेटिंग का मतलब है अनिवार्य रेटिंग श्रेणी में शामिल नहीं होने वाले भवनों को भी रेटिंग दी जा सकती है। इसमें ट्राई की जिम्मेदारियां होंगी रेटिंग एजेंसियों का पैनल तैयार करना, भवनों की रेटिंग में मदद करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल विकसित करना, रेटिंग प्रमाण पत्र का उपयोग करने के लिए वैधता अवधि सहित नियम और शर्तें तैयार करना और निगरानी तथा जागरूकता अभियान चलाना। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों की रेटिंग के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो इसमें वायर्ड स्कोर प्रमाणन दिया जाएगा। ये एक स्वतंत्र डिजिटल कनेक्टिविटी बेंचमार्क और कार्यप्रणाली है। दूसरा है भवनों की स्मार्ट रेडीनेस की रेटिंग के लिए यूरोप का स्मार्ट रेडीनेस इंडिकेटर और है एस्पायर रेटिंग फ्रेमवर्क जो स्मार्ट भवनों का समग्र रूप से मूल्यांकन करता है। अगला टॉपिक है ट्राई ने टेराहर्ट्ज रेंज में मांग सृजन को सुगम करने के लिए परामर्श पत्र जारी किया है। टेराहर्ट्ज रेंज 100 गीगाहर्ट्ज से लेकर 10 टेराहर्ट्ज के बीच की विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की रेंज होती है, यानी कि टेराहर्ट्ज रेंज मिलीमीटर और इंफ्रारेड आवृत्तियों के बीच की आवृत्ति होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोनिक्स दोनों के गुण होते हैं। सरल शब्दों में अगर हम इसे कहें तो इसमें माइक्रोवेव यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाला माइक्रोवेव और फोटोनिक्स में यूज होने वाला अवरक्त विकिरण दोनों के गुण होते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर 0.3 से 30 टेराहर्ट्ज के बीच की रेंज को टेराहर्ट्ज गैप या अंतराल कहते हैं।
इस गैप पर इलेक्ट्रॉनिक और फोटोनिक्स प्रौद्योगिकियां काम नहीं करती हैं। इसे सब मिलीमीटर, फार इंफ्रारेड और नियर मिलीमीटर वेव या तरंग के रूप में भी जाना जाता है। टेराहर्ट्ज का गुण ये है कि इसकी भेदन क्षमता काफी ज्यादा होती है। टेराहर्ट्ज तरंगों का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग कम होती है और ये इंफ्रारेड अवरक्त तरंगों की तुलना में वस्तुओं में ज्यादा गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए दृश्य स्पेक्ट्रम वाली तरंगदैर्घ्य शुष्क और गैर धात्विक वस्तुओं के आर पार नहीं निकल पाती हैं, जबकि टेराहर्ट्ज तरंगदैर्घ्य ऐसी वस्तुओं के आर पार निकल जाती हैं। दूसरा है रिजोल्यूशन। ये बेहतर स्थानिक इमेजिंग रिजोल्यूशन प्रदान करता है क्योंकि टेराहर्ट्ज तरंगों की तरंगदैर्घ्य माइक्रोवेव की तुलना में कम होती है। टेराहर्ट्ज विकिरण गैर आयनीकृत होते हैं और उनकी फोटोन ऊर्जा एक्सरे की तुलना में बहुत कम है। टेराहर्ट्ज के और भी कई उपयोग हैं, जैसे कि अंतरिक्ष आधारित संचार में ये काफी उपयोगी है। पृथ्वी अन्वेषण उपग्रह सेवा, रेडियो खगोल विज्ञान सेवा में इसका यूज किया जाता है। कम दूरी के वायरलेस संचार में इसका उपयोग हो सकता है। सुरक्षा संबंधी उपयोग में इसका उपयोग होता है, जैसे कि ठोस विस्फोटक सामग्री का पता लगाने में। इसके अलावा बायोमेडिकल इमेजिंग और बॉडी सरफेस डायग्नोसिस में इसका उपयोग किया जा सकता है। टेराहर्ट्ज बैंड के लिए तकनीक विकसित करने में काफी चुनौतियां हैं। दक्ष, सुसंगत और कॉम्पैक्ट टेराहर्ट्ज स्रोतों एवं डिटेक्टर्स की कमी है। लंबी दूरी तक सिग्नल भेजने के मामले में टेराहर्ट्ज तरंगों का वायुमंडल में मौजूद कणों द्वारा अवशोषण से सिग्नल्स की ज्यादा हानि होती है। जल के अणुओं की रोटेशन फ्रीक्वेंसी टेराहर्ट्ज रेंज में आती है, इसलिए सिग्नल की काफी हानि होती है। सुप्रीम कोर्ट ने HIV और एड्स रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2017 HIV एक्ट का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं। HIV एक्ट के लिए मुख्य प्रावधान ये किए गए हैं कि ये अधिनियम HIV संक्रमित लोगों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव या अनुचित व्यवहार पर रोक लगाता है। ये स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने से मना करने, आवागमन के अधिकार और निवास करने के अधिकार से वंचित करने, संपत्ति खरीदने, किराए पर लेने या उस पर अधिकार प्राप्त करने से रोकने तथा सार्वजनिक और निजी पद धारण करने से रोकने जैसे भेदभावों पर रोक लगाता है। किसी भी व्यक्ति को उसकी HIV स्थिति सार्वजनिक करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा केवल उस व्यक्ति की सहमति से या न्यायालय के आदेश पर ही किया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकारें HIV या एड्स के निदान की सुविधा प्रदान करने, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी उपलब्ध कराने और सभी HIV संक्रमित लोगों को ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन प्रबंधन के तहत लाने के लिए उपाय करेंगी। ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ऐसे संक्रमण हैं जो बार बार होते हैं या फिर स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों की तुलना में कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में इसका संक्रमण ज्यादा गंभीर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि केंद्र सरकार नैदानिक सुविधाओं, ART और ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन प्रबंधन के संबंध में 3 महीने के भीतर दिशा निर्देश तैयार करेगी। HIV और एड्स से संबंधित IEC यानी सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यक्रम तैयार किए जाएं। 8 सप्ताह के भीतर अनुपालन संबंधी नियम तैयार किए जाएं। साथ ही उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाए। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा वायरस है जो बीमारी और संक्रमण से लड़ने वाली महत्वपूर्ण कोशिकाओं को नष्ट करके व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। यदि HIV का इलाज नहीं किया जाता है तो ये एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का कारण बन जाता है। HIV एड्स को नियंत्रित करने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO का गठन किया गया है। ये NACP के कार्यान्वयन में संबंधित एक नोडल एजेंसी है। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यनीति योजना 2017 से 2024 बनाई गई है। इसके अलावा ART सेवाओं के तहत HIV एड्स के मरीजों का पता लगाने के लिए मिशन संपर्क चलाया जा रहा है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। सरना संहिता। झारखंड सरकार आदिवासियों के लिए सरना धार्मिक संहिता को मान्यता देने पर विचार कर रही है। सरना के अनुयायी प्रकृति पूजक होते हैं। वे स्वयं को हिंदू नहीं मानते। ये दशकों से अपनी एक अलग धार्मिक पहचान की मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब तक हुए जनगणना सर्वेक्षणों में उन्हें धर्म के कॉलम में अन्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता रहा है। सरना पंथ के अनुयायी मूर्ति पूजा नहीं करते। वे न ही वर्ण व्यवस्था का पालन करते और न ही स्वर्ग नरक की अवधारणा में विश्वास करते हैं। सरना आस्था के पवित्र प्रतीक जल, जंगल और जमीन है। इसके अनुयायी वृक्षों और पहाड़ियों की पूजा करते हैं। ट्राई ने दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नौवा संशोधन विनियम 2023 का मसौदा जारी किया। ट्राई ने सिम स्वैप धोखाधड़ी को रोकने के लिए
मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में बदलाव का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। नियमों में बदलाव की जरूरत इसलिए है क्योंकि अपराधी या धोखाधड़ी करने वाले फर्जी सिम स्वैप या रिप्लेसमेंट के जरिए मोबाइल कनेक्शन को धोखाधड़ी से पोर्ट कर रहे हैं। इसमें ट्राई के कुछ सुझाए हुए बदलाव हैं कि दूरसंचार कंपनियों को ये जांच करनी होगी कि क्या पोर्टेबिलिटी का अनुरोध उस नंबर से आ रहा है जिसमें पोर्ट करने के अनुरोध से 10 दिन पहले सिम स्वैप किया गया था। ऐसे मामलों में अनुरोध के लिए विशिष्ट पोर्टिंग कोड आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। डोनर ऑपरेटर को MNP चाहने वाले ग्राहक का जनांकिकीय विवरण पोर्टिंग ऑपरेटर को भेजना आवश्यक होगा। डोनर ऑपरेटर जिस नेटवर्क से ग्राहक पोर्ट करवा रहा है वो है, और पोर्टिंग ऑपरेटर वो है जिस नेटवर्क पर ग्राहक पोर्ट करवा रहा है। अगला टॉपिक है मीथेन गैस। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन UNFAO ने पशुधन से तथा चावल के उत्पादन से मीथेन के उत्सर्जन पर एक रिपोर्ट जारी की है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन ग्रीन हाउस गैस है। ये मानव गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाली दूसरी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। मानव जनित गतिविधियों से हो रहा मीथेन उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग में लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का योगदान दे रहा है। इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 100 वर्षों की अवधि में 27 से 30 है। इसकी तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मात्र 1 है, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को अलग अलग गैसों के ग्लोबल वार्मिंग प्रभावों की तुलना करने के लिए विकसित किया गया है। ये इस तथ्य की माप है कि एक निर्धारित अवधि में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की तुलना में किसी अन्य 1 टन गैस का उत्सर्जन कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगा। अगला टॉपिक है ग्रीन अमोनिया। मिस्र से ग्रीन अमोनिया का पहली बार तमिलनाडु के VO चिदम्बरनार पोर्ट पर आयात किया गया। ग्रीन अमोनिया का उत्पादन 100% नवीकरणीय और कार्बन मुक्त स्रोत का उपयोग करके किया जाता है। ब्लू अमोनिया अमोनिया के उत्पादन के दौरान उप उत्पाद के रूप में उत्सर्जित CO2 को कैप्चर और संग्रह करके किया जाता है। इससे जलवायु प्रभाव कम हो जाता है। इस विधि से उत्पादित अमोनिया को ब्लू अमोनिया कहा जाता है। वहीं जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके उत्पादित अमोनिया को ग्रे या ब्राउन अमोनिया कहा जाता है। अमोनिया एक तीखी गंध वाली गैस है। इसका व्यापक रूप से उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। इसे हैबर बॉश प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की उच्च तापमान और उच्च दाब पर एक साथ अभिक्रिया कराई जाती है। विद्युत मंत्रालय ने 2022 में ग्रीन अमोनिया नीति को अधिसूचित किया था। लॉक नी। यूनाइटेड किंगडम में लॉक नी झील को सार्वजनिक स्वामित्व के तहत लाने की मांग की जा रही है। लॉक नी झील एक रामसर स्थल है, साथ ही यूनाइटेड किंगडम की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। ये यूरोप में वाइल्ड ईल के सबसे बड़े वाणिज्यिक मत्स्य का भी क्षेत्र है। ये झील नील हरित शैवालों के प्रस्फुटन के खतरे का सामना कर रही है। ये प्रस्फुटन साइनोबैक्टीरिया के कारण होता है। इसके लिए झील के जल के तापमान में होने वाली वृद्धि, आक्रामक प्रजातियां जैसे कि ज़ेब्रा मसल्स और सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन जिम्मेदार है। कोनोकॉर्पस वृक्ष ये एक आक्रामक मैंग्रोव प्रजाति है। हाल ही में गुजरात सरकार ने इसे उगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले तेलंगाना सरकार ने भी इस पर रोक लगा दी थी। कोनोकार्पस कम्ब्रेटेसी कुल के पुष्पीय पादपों की 2 प्रजातियों से एक जीनस है। कोनोकार्पस विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मूल प्रजाति है। सजावटी पादप के रूप में सार्वजनिक स्थानों पर इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इस वृक्ष में सर्दियों के मौसम में फूल खिलते हैं। इससे फैलने वाले कणों की वजह से आसपास के लोगों में सर्दी, खांसी, अस्थमा, एलर्जी आदि की शिकायतें देखी जाती हैं। इस प्रजाति की जड़ें मिट्टी के अंदर गहराई तक जाकर बड़े पैमाने पर विकसित होती हैं। इससे दूरसंचार लाइनों, ड्रेनेज लाइनों और ताजे जल की आपूर्ति वाले पाइपों को नुकसान पहुँचता है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। ये रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करता है। वर्ष 2024 की रैंकिंग में 108 देशों के 1904 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। रैंकिंग के तहत ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। लगभग 91 भारतीय विश्वविद्यालयों को इस सूची में जगह मिली है। वर्ष 2023 की रैंकिंग में इस सूची में 75 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल थे। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को 201 से 250 रैंक वाले संस्थानों के ब्रैकेट में रखा गया है। ये भारतीय विश्वविद्यालय की सूची में सबसे ऊपर है। 4 भारतीय विश्वविद्यालयों को 501 से 600 रैंक के ब्रैकेट में रखा गया है। इनमें शामिल हैं अन्ना विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और शूलिनी विश्वविद्यालय। वर्ष 2024 की रैंकिंग में भारत चौथा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किया गया देश है। वर्ष 2023 में भारत का इस श्रेणी में 6वां स्थान था। अटल पेंशन योजना।
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने सरकार से अटल पेंशन योजना के तहत गारंटीकृत पेंशन राशि बढ़ाने का अनुरोध किया। अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय के तहत शुरू की गई एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसे स्वावलंबन योजना की जगह शुरू किया गया है। असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बैंक खाता धारक इस योजना के लिए पात्र हैं। यह योजना न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करेगी। इस योजना के तहत लाभार्थी को उसके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की गारंटीकृत पेंशन राशि प्राप्त होगी। इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत PFRDA प्रशासित कर रहा है। खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग। खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग विनियम 2018 के तहत खाद्य पदार्थों के भंडारण और पैकेजिंग के लिए समाचार पत्रों या इसी तरह की सामग्री का उपयोग सख्त रूप से निषिद्ध है। वितरण के दौरान समाचार पत्रों को अक्सर अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान वे बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगजनकों के संपर्क में आकर दूषित हो जाते हैं। समाचार पत्रों की छपाई में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही से कैंसर, लीवर फेलियर, फेफड़ों को नुकसान जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके कारण है इसमें सीसा, नेफ्थाइलमाइंस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे घटक होते हैं। साथ ही ये AHR यानी एरिल हाइड्रोकार्बन रिसेप्टर के एगोनिस्ट के रूप में भी कार्य करते हैं। एगोनिस्ट एक तरह का रसायन है जो जैविक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप रिसेप्टर के साथ बंध जाता है और उसे सक्रिय करता है। एरिल हाइड्रोकार्बन रिसेप्टर एक तरह का प्रोटीन होता है जो विषाक्तता फैलाने में मदद करता है। माइक्रो RNA। अमेरिका में हुए हालिया अध्ययन से पता चला है कि लेड-7 नामक माइक्रो RNA कैंसर से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। माइक्रो RNA छोटे और अत्यधिक संरक्षित गैर कोडिंग RNA अणु होते हैं। mRNA एक प्रकार के एकल गुंथित RNA होते हैं जो प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करते हैं। RNA यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आनुवंशिक जानकारी के वाहक होते हैं। इन जानकारियों को राइबोसोम कोशीय प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक अलग अलग प्रोटीन्स में रूपांतरित कर देते हैं। ये प्रोटीन उत्पादन को रोकने के लिए लक्षित mRNA को निष्क्रिय करके जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करते हैं। जीन एक्सप्रेशन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीन में एनकोड की गई जानकारी को एक कार्य में बदल दिया जाता है। ये मनुष्यों सहित अधिकतर यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। माइक्रो RNAs मानव जीनोम का 1 से 5% हिस्सा है और ये कम से कम 30% प्रोटीन कोडिंग करने वाले जीन्स को नियंत्रित करते हैं। अगला टॉपिक है निएंडरथल। शोधकर्ताओं ने पाया है कि मनुष्यों में प्राचीन निएंडरथल के DNA के अवशेष मौजूद हैं। निएंडरथल मानव की एक प्रजाति थी। वे होमो निएंडरथेलेंसिस नामक एक विशेष प्रजाति से संबंधित थे। वे लगभग 4 लाख से 40,000 साल पहले प्लेस्टोसीन युग के मध्य चरण से लेकर अंतिम चरण के दौरान यूरोप और दक्षिण पश्चिम तथा मध्य एशिया में रहते थे। निएंडरथल आधुनिक मनुष्यों के अधिक गोलाकार कपाल की तुलना में लंबा और पीछे से नीचे की ओर झुका हुआ कपाल, आंखों के ऊपर विशेष प्रकार की ब्रो रिज और उनका शरीर अपेक्षाकृत छोटा और गठीला था। वे कुशल उपकरण निर्माता थे और मॉस्ट्रियन कल्चर नामक तकनीक का उपयोग करते थे। इस संस्कृति में स्क्रैपर्स यानी खुरचनी, पॉइंट्स और हस्तकुठार जैसे विविध पाषाण उपकरणों का निर्माण किया जाता था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।